नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 12 से 2 पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। आज की बड़ी राजनीतिक खबरों को डिकोड करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जुड़ गया है। उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभय दुबे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और राकेश शुक्ला सर भी। ये सब हमारे साथ होंगे। आज की पॉलिटिकल हलचलों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बड़े हादसे का अपडेट आपको बता देते हैं जो आज सुबह हुआ है। खबर पश्चिम बंगाल में हुए बड़े ट्रेन हादसे से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल में 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर हुई। टक्कर के बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में 8 लोगों के मौत की खबर है और हम उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उस ट्रेन हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब तक जो अपडेट आई है उसमें 8 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में रेस्क्यू का काम वहां पर चलाया जा रहा है। ट्रेन हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। 2 ट्रेन की टक्कर हुई है। टक्कर के बाद किस तरह का मंजर था वो हम आपको दिखा रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर। पीछे से मालगाड़ी आकर कंचनजंगा एक्सप्रेस में टकरा गई है। पश्चिम बंगाल में यह हादसा हुआ है, जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जताया है और उनका ट्वीट भी सामने आ गया है। वो हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। द रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी इज ऑन वे टू साइड ऑफ द मिशैप एज वेल। जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, वो भी वहां पर अब पहुंचने वाले हैं। हालांकि वो भी नजर बनाए हुए हैं। तो ये एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ये बड़ा हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस पीछे से मालगाड़ी आकर टकरा जाती है। इसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दुख जता दिया है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने जिन लोगों ने जान गंवा दी, गहरी संवेदना व्यक्त की है और उसके साथ साथ ये भी बताया है कि रेल मंत्री वहां अब पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे के बाद 2 प्रमुख ट्रेन को डायवर्ट किया गया है। दिल्ली से आ रही 20506 राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस अलूबाबादी ठाकुरगंज होकर डायवर्ट की गई है। यह सबसे बड़ी अपडेट आपसे जुड़ी हुई। दिल्ली से 20506 राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस अलूबाबादी ठाकुरगंज होकर डायवर्ट की गई है। अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और इस बारे में अपडेट दे रहे हैं। सबसे ताजा अपडेट क्या है अंकित? ट्रेन्स जो डायवर्ट की गई हैं उसके बारे में भी सूचना दीजिएगा। देखिए विवेक, अब तक यही जानकारी है कि करीबन जो है आधा दर्जन ट्रेनें हैं जो कि डाइवर्ट की जाएंगी। लेकिन अभी जो जिन ट्रेनों का जो शेड्यूल वहां से था उनको पहले से ही डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है जिस तरीके से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक ट्रैक पर ही एक्सीडेंट हुआ है, दूसरे ट्रैक पर रेस्क्यू ट्रेन पहुंची हुई है। लिहाजा अभी जो है उस ट्रैक्स की ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अधिकारी हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जो कि निगरानी बनाए हुए हैं, उनसे भी बातचीत की है और पूरी जानकारी हासिल की है कि आखिर अब तक जो है किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और कितना और वक्त लग सकता है। इस सब के बीच में एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, वो एनडीआरएफ के हवाले से आ रहा है। एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और एक टीम जो है और वहां पर घटनास्थल पर पहुंच रही है। तो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या रेलवे की जो रेस्क्यू टीम्स है वो लगातार इस वक्त अब जो है राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी प्राथमिकता वो ये है कि जो एक जनरल बोगी थी जिसमें लोग फंसे हुए हैं, उसमें से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। और फिलहाल अभी मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें यही है कि अब गैस कटर का इस्तेमाल करके उस बोगी को काटा जा रहा है, क्योंकि जो मैनुअली उसमें से लोगों को नहीं निकाला जा पा रहा था। हालांकि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कोशिश जरूर की कि वो जो जनरल बोगी है उसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, मदद मुहैया कराई जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लिहाजा अब गैस कटर का इस्तेमाल करके उस बोगी को काटा जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द जो लोग पिछले करीबन 3.25 घंटा, विवेक बहुत बड़ा वक्त होता है, पिछले करीबन 3.25 घंटे से उस बोगी में फंसे हुए हैं, उनको राहत और बचाव कार्य पूरा करके अस्पताल में भर्ती करवाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। जी ठीक है अंकित, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और पॉलिटिकल अपडेट, लालू यादव ने इस हादसे पर ट्वीट किया है और पूछा है देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेवार कौन है।
अब इस पर लालू प्रसाद यादव का ट्वीट, ये जो रेल हादसा हुआ है उस पर लालू प्रसाद यादव उन्होंने ट्वीट किया और ये लिखा है कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेवार कौन है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रेल हादसा हुआ, उसमें करीब 8 लोग अभी जान गंवा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। मेरे सहयोगी बता रहे थे कि गैस कटर का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। पीएम उस पर ट्वीट करके अपना शोक व्यक्त कर चुके हैं। लालू यादव ने ट्वीट कर दिया है, रेल हादसों के लिए जिम्मेदारी पूछी है कि कौन जिम्मेदार है। रेल हादसों पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। पहले रेल हादसे के बाद मंत्री का इस्तीफा मांगा और अब इसी बात पर ताली बटोर रहे हैं। घटनास्थल पर जा रहे हैं, यह भी कहा। पूरा उन्होंने क्या कहा वो पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। पवन खेड़ा जी मेरे साथ हैं। सर, अब तक 5 लोगों की जान गई है, 25-30 लोग घायल बताए जा रहे हैं और वही सवाल कि आखिर ये रेल दुर्घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं लेती? बहुत हृदय विदारक घटना है। लगातार खबरें हम आपके चैनल पे देख भी रहे हैं और जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उसको देख के फिर से कोरमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना की याद आ जाती है कि किस तरह से लगातार इस देश में रेलवे की दुर्गति होती चली जा रही है। पिछले 7-8 साल में हमने देखा कि रेलवे की तरफ इस सरकार का एक बहुत ही अजीब सा रवैया है। पहले रेलवे बजट अलग होता था, वो बंद कर दिया गया और रेलवे की तरफ सिर्फ एक वंदे भारत चला देने से आप पूरी रेलवे को की क्वालिटी नहीं सुधार सकते। बाकी रेलवे की जो हालत है, जो पैसेंजर्स की स्थिति है, जो उनको सेवाएं दी जाती थी पहले, उसकी जो स्थिति है वो आज फिर याद आ जाता है कि क्या दयनीय स्थिति रेलवे की हो चुकी है। जो मारे गए हैं उनके परिवारों को हमारी तरफ से गहरी संवेदना और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बाकी लोगों को बचाया जा सके। जो बोगी जिसको काटा जा रहा है उससे लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। इन सबके बीच रेल मंत्री रवाना हो गए घटनास्थल के लिए। आप मानते हैं ये एक उचित बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं देश पर। पहला एक ज़माना था जब रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, आज इस पे भी तारीफ बटोर रहे हैं कि साहब वो रवाना हो गए हैं। हम बड़े हैरान हैं किस तरह से हमारी सरकारों ने जो उदाहरण सबके सामने रखे थे कि हम जिम्मेदारी लेते थे। तो ये हम आपको पवन खेड़ा को सुनवा रहे थे। उन्होंने सवाल उठाए कि क्यों रेल हादसे बढ़ रहे हैं और उसके अलावा ये भी कहा कि हमारे जमाने में इस्तीफे हो जाया करते थे। अब तक जो अपडेट है रेल हादसे पर, ताजा खबर की, वो हमने आपको बता दी। 12 से 2 पॉलिटिकल शो में अब चलिए आगे बढ़ते हैं राजनीतिक हलचलों की ओर। और खबर मुंबई की एक लोकसभा सीट पर मोबाइल फोन के ईवीएम से लिंक होने का विवाद और गहरा गया है। शिवसेना के उद्धव गुट ने शिंदे गुट की शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर को सांसद की शपथ से रोकने की मांग की है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में रविंद्र वायकर उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर से महज 48 वोट से जीते थे और अब ये मांग की जा रही है कि वो सांसद पद की शपथ ना लें। कमिश्नर यानी कौन? बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच अमोल कीर्तिकर को 2 बार विजय घोषित किया। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को किसी का फोन आता है, शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का एक रिलेटिव अंदर घूमता है और फोन यूज करता है। अब वो फोन जब्त किया है हमारे दबाव के बाद। अब वनराई पुलिस स्टेशन से वो फोन बदलने की कोशिश चल रही थी 4 दिन से। हमारी ये मांग है कि रविंद्र वायकर को जो घोषित किया है विजयी, उसको लोकसभा की सदस्यत्व की शपथ लेने से रोकना चाहिए। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? उनको क्या पता है? पैसे की बात करो, मैंने कितना पैसा बांटा है चुनाव जीतने के लिए। यह विवाद तब बढ़ा जब एक मीडिया रिपोर्ट में मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने के आरोप से घिर गए। कहा जा रहा है कि उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जेनरेट करने के लिए किया गया। पुलिस ने इस मामले में वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उस खबर को ही खारिज कर दिया। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। तो ये हम आपको अधिकारी की बाइट सुनवा रहे थे, वंदना है, उन्होंने इस खबर को खारिज कर दिया। लेकिन ये विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार इस विवाद को हवा मिल रही है।
लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है और कहता रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं। इस विवाद को हवा मिली टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई इसे हैक कर सकते हैं, खतरा कम है फिर भी बहुत अधिक है। और इस ट्वीट के बाद, एलन मस्क के ट्वीट के बाद काफी बवाल मचने लगा। उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियां और जो नेता हैं वो आकर मुखर होकर फिर बोलने लगे, फिर सवाल खड़े होने। इसके बाद ईवीएम को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव ने भी एक्स पर एक पोस्ट लिखी। उसमें कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे और इसको खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? यह बात बीजेपी साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं, ये कहा अखिलेश यादव ने। और अब आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। लगातार संजय राउत ये बात कह रहे हैं कि उनको शपथ लेने से रोक दिया जाए रविंद्र वायकर को, लेकिन उनका भी तो पक्ष है। गिनती हुई थी, कितनी पारदर्शिता वहां पर बरती गई थी, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी 4 तारीख को, मैं खुद उसी सेंटर पर मौजूद था। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट जो कि नेस्को ग्राउंड, नेस्को एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में काउंटिंग चल रही थी और मैं खुद वहां पर मौजूद था। इसका परिणाम 8:30 बजे 8:25 पर घोषित हुआ था। वहां पर ईवीएम में हुआ ऐसा था कि ईवीएम की काउंटिंग में अमोल कीर्तिकर 1 वोट से आगे थे, लेकिन जो सुबह 8 से 8:30 के बीच में पोस्टल बैलेट की वोटिंग हुई थी, जब उसको जोड़ा गया तो उस पोस्टल बैलेट की वोटिंग में रविंद्र वायकर 48 वोट से जीत गए थे। वहां पर चैलेंज भी किया गया था, हम वहां पर मौजूद थे। वहां चैलेंज किया गया था कि जो इनवैलिड वोट हुए हैं, जो कि पोस्टल बैलेट में 111 वोट इनवैलिड हो गए थे, उनको देखा जाए फिर से। उसकी फिर से जांच की गई थी और पाया गया कि नहीं, जो इनवैलिड वोट है वो इनवैलिड ही थे। ऐसे पर उन्हें 48 वोट से विजयी घोषित कर दिया गया। इसमें देखना होगा कि विवाद क्या है। विवाद 2 चीज़ का है। एक तो ये कि एक मंगेश पंडलकर नाम के व्यक्ति हैं जो कि रविंद्र वायकर विजेता सांसद के साले हैं। उन्होंने एक अधिकारी का फ़ोन इस्तेमाल किया था फ़ोन करने के लिए। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर किसी का फ़ोन अलाउड नहीं था। हम भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारा फ़ोन बाहर रखाया गया था और बिना फ़ोन के हम अंदर जाकर प्रक्रिया को देख रहे थे। पहली चीज़। दूसरा जो मामला है, एक फ़ोन को लेकर गड़बड़ी का मामला है। दूसरा, एक अखबार ने जिस प्रकार से हेडलाइन को छापा कि फ़ोन से जो ओटीपी में छेड़छाड़ की जाती है या ईवीएम से अटैच होता है, उसको लेकर एक लेख छापा। उसी अखबार ने आज माफ़ीनामा भी छाप लिया है। तो इसको लेकर विवाद हुआ है और अब इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। तो अब पार्टियां जिन्होंने पहले से ही ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी, अब उन्हें एक मौका मिला है तो ईवीएम को लेकर वो मुद्दा उठा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने कल स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी डिवाइस ईवीएम से अटैच नहीं होता है, सीधे संबंधित नहीं होता है। तो अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, लेकिन एक मौका जरूर मिल गया है ईवीएम को लेकर बहस करने का या मुद्दा छेड़ने का। और कई राजनीतिक पार्टियां, विरोधी पार्टियां पहले भी मांग करती रही है कि ईवीएम हटाना चाहिए और फिर से हमें पुराने जो तरीके थे पेपर बैलेट का, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है मृत्युंजय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो जानकारियां हमने आपके सामने रखी, जो तथ्य हमने आपके सामने रखे, जो वार पलटवार आपके सामने रखे हमने नेताओं के, इससे सवाल ये बनता है कि निपट गया चुनाव तो ईवीएम पर क्यों है तनाव? ये बड़ा सवाल है कि जब चुनाव खत्म ही हो गया, अब जब आ गई हैं सीटें, तो फिर क्यों तनाव बना हुआ है? अभय दुबे सर, कैसे मानेंगे और क्यों? मतलब अब चुनाव हो गए, सीटें तो इनकी भी आई। अब की बार के जो लोकसभा के नतीजे थे, कई राजनीतिक पंडित फेल हो गए। अब जो रिजल्ट थे वो अप्रत्याशित थे, जो कुछ लोग बता रहे थे। इसके अलावा जब सीट्स आ रही हैं तब भी क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव हुए थे विधानसभाओं के, तब मैंने इस ओर ध्यान दिया था कि उन चुनावों को जीतने के बावजूद भी
कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लगातार ये कहना जारी रखा कि ईवीएम के मसले पर हमारी आपत्तियां हैं, इनको हम वापस नहीं ले रहे हैं। और विपक्ष का ये रवैया सुसंगत तब से चला आ रहा है, निरंतरता है कि वो जहां चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने पर वो ईवीएम की आलोचना उन्होंने बंद कर दी हो। जो ईवीएम से संबंधित पूरी प्रणाली है चुनाव करने की, उस पर उनकी आपत्तियां हैं और वो लगातार अपनी आपत्तियां चुनाव जीतें या हारें, दोनों ही स्थितियों में वो दर्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो चुनाव प्रणाली का ईवीएम वाला हिस्सा है, इसमें विपक्ष चुनाव आयोग के साथ नहीं है और सरकार के साथ नहीं है। अब ये चुनाव आयोग और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई भी पार्टीजन दृष्टिकोण नहीं चल सकता। ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी न किसी तरह विपक्ष को अपने साथ लेकर चले। अच्छा, मैं निजी तौर पर हमेशा ईवीएम हैक होते हैं, उसके आधार पर चुनाव का फैसला होता है, मैं इसके खिलाफ रहा हूं। मैंने कभी ईवीएम वाली बोगी को महत्व नहीं दिया, मैंने कभी इस मामले में अपनी आवाज में आवाज नहीं लाई। एक छोटी सी बात और हम कह दूं, लेकिन एक चीज मेरी भी समझ में आई है, वो ये है कि पहले जब पुर्जियों से, कागज की पुर्जियों से चुनाव होता था, उस वक्त किसी को यह नहीं पता लगता था कि कौन से मतदान केंद्र पर चुनाव का नतीजा क्या रहा। ठीक है, क्योंकि सब पुर्जियां मिला दी जाती थी, फिर अलग अलग गड्डियां बनती थी पार्टियों की, फिर गिनती होती थी। ईवीएम के जरिए ये मालूम पड़ जाता है कि कौन सा बूथ किस पार्टी के पक्ष में रहा। तो कम से कम उस बूथ की, उस इलाके की जो एक शुचिता है कि भाई चुनाव का फैसला नहीं पता चाहिए, ये ईवीएम से पता लग जाता है। वो किस पार्टी के और थोड़ा सा इंक्लाइन है, वो पता चल जाए, पता लग जाता है। ये कहा जाता है कि मतलब जो पद्धति है गुप्त मतदान पद्धति से होता है, गुप्त मतदान की पद्धति में यहाँ पर थोड़ा सा नुक्स आ जाता है। हाँ, तो लेकिन इसके साथ साथ अग्निहोत्री सर, सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब की बार जो बयानबाजी हुई, जैसा कि सर बता रहे हैं कि नहीं, अगर वो जीतते भी हैं विपक्ष वाले तब भी कहते हैं, लेकिन अब की बार बयानबाजी थोड़ी कम नहीं हुई? आपको नहीं लगता है कि नहीं उतने सवाल नहीं उठे क्योंकि सीटें इनकी आ गई थी? देखिए, जब नतीजे आए थे तो मैंने इसी चैनल पर कहा था कि मुझे लगता है जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं, उससे ईवीएम की बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष को भी उसका नतीजे उनके हिसाब से सकारात्मक आ रहे थे और सत्ता पक्ष कम हो रहा था। तो इससे लग रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। और अब जिस तरह नतीजे आए भी हैं, भाई अगर नरेंद्र मोदी जी बनारस से 1.5 लाख वोट से ही मात्र जीतते हैं, तो अगर ईवीएम में हैकिंग हो सकती तो उनकी लीड को बढ़ाया जा सकता था। बड़े नेता हैं, 4 लाख 5 लाख किया जा सकता बहुत था। बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत बड़ी छवि है। लेकिन वो क्यों शुक्ला 1,52,000 से जीते। इसी तरह अगर ईवीएम में हैकिंग होती तो राहुल गांधी की लीड या तो कम हो जाती या हार जाते या स्मृति ईरानी जीत जाती। इसका मतलब जो ईवीएम में इस बार जो चुनाव हुए हैं, उनमें मुझे कोई हैकिंग की संभावना या आशंका नजर नहीं आती। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद मैं बाबा भाई जी ने जो कहा, लेकिन पूरी चुनाव प्रक्रिया में सिर्फ ईवीएम का मुद्दा नहीं है, काउंटिंग को लेके सवाल हैं। अभी एक जर्नलिस्ट है पूनम गुप्ता, उन्होंने जो है पूनम अग्रवाल, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि कई 140 सीटें ऐसी हैं जहां एक और ज्यादा संख्या है, जहां जितने वोट पड़े और जितने गिने गए उसमें फर्क है। तो ये सब सवाल उठते हैं और क्रेडिबल एविडेंस है, तो इनको जो एक मिनट पूरा करूं, इनको जो है किसी न किसी तरीके से निराकरण करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है और सरकार की भी है, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। त्रेता युग में माता सीता को एक बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन ये ईवीएम को हर चुनाव में अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही। इसको लेके सवाल ना खत्म हुए हैं ना खत्म होंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जो आज सरकार में है वो अभी सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कल सवाल उठा रहे थे, और कल जब ये भी पक्ष में जाएंगे तो यही सवाल उठेगा। सबसे मूल बात ये है कि जब ये एक बार स्पष्ट हो चुका है कि तकनीकी तौर पे इस पे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो बार बार ये प्रश्न क्यों आ रहा? तो मानते क्यों नहीं है? राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली मांग की जो याचिका थी खारिज की थी। 15 मार्च 2024 इस साल की उसकी टिप्पणी है, ईवीएम पर भरोसा उन्होंने बरकरार रखा। ये तो मामला होगा, तो नहीं मानेंगे कैसे? क्यों नहीं मानेंगे? किस संस्था को मानेंगे? देखिए, एक बात है, राकेश जी ने जिस उदाहरण से शुरू की ना बात, मैं उसी उदाहरण को फिर से आपको जिक्र करता हूँ कि सीता की अग्नि परीक्षा कब हुई कि जब एक व्यक्ति ने, राम के राज्य का एक व्यक्ति, केवल एक अदना सा व्यक्ति ने सवाल खड़ा कर दिया, तो अग्नि परीक्षा हो गई। तो यहाँ जब इतने सारे लोग सवाल कर रहे हैं तो इसमें अग्नि परीक्षा में क्या परेशानी है? मुझे बताइए। ईवीएम की जब विपक्षी दल और तमाम लोग, लेकिन इसमें राजनीति को इस पक्ष से समझना चाहिए जो राकेश जी बात कर रहे हैं कि जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आप चुप रहते हैं। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी ने, जीवीएल नरसिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाए, तो क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने इस पर कोई
किया था इसका निराकरण? कोई कदम नहीं किया, उठाया गया, कोई उस समय कदम पर, नहीं लेकिन उठाया। उसी समय कदम उठाया जाता है। और जब तो आज प्रश्न बात ही नहीं आती, अब उसमें आज सुधार हो बीजेपी की जाता। सरकार आ गई है तो वो ये कर रहे हैं। और ये बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि ये नतीजे उनके पक्ष में आए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। जो जिस तरह से विनोद जी ने जिक्र किया, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, यदि हैक होने की बात होती तो ये नतीजे नहीं आते। लेकिन यदि आपके मन में शंका है तो इसलिए ये सवाल कि अब चुनाव खत्म हो गए तो ईवीएम पर सवाल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तो आप इस बात को, बहस को खत्म कर रहे हैं कि हम ईवीएम पर सवाल नहीं, हमारे नतीजे फेवर में आते तो नहीं होते। ये बड़ा सवाल है और चुनाव तो हर दिन होते हैं। चुनाव, हाँ, अभी 3 महीने बाद फिर चुनाव होने, फिर आप कहाँ कह रहे हैं खत्म हो अभी गए? कई जगह पे तो उपचुनाव इसलिए होंगे, इसको तो मैं उसके बाद समझता फिर हूँ, और चुनाव सुप्रीम होंगे। कोर्ट की बात नहीं, ये ठीक राजनीतिक है। दलों का मसला है, सरकार को और इस विवेक पर जी, आके यदि बहस ईवीएम करनी हैक करना ही आसान होता हाँ। तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष 272 सीटें तो कम हाँ, से तो कम ले हैक आता करके है। ले इसी पर चर्चा। अब खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई, कांग्रेस सूत्रों से यह बड़ी खबर है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे। वायनाड से क्या प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, ये अभी साफ नहीं है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 जगह से अपनी दावेदारी पेश की थी। वो चुनाव लड़े थे, दोनों जगहों से जीते थे। उसमें एक सबसे अहम जो सीट थी वो रायबरेली की सीट थी, वहां से वो सांसद बने रहेंगे। वायनाड से भी जीते, लेकिन खबर यह है कि वो वायनाड सीट छोड़ेंगे। जैनेंद्र मेरे सहयोगी काफी बारीक नजर रखते हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। प्रियंका लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? देखिए, इसकी संभावना कम है। हालांकि इसको लेकर कोई चर्चा जो है वो नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ सकती हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी उपचुनाव नहीं लड़ना चाहती। हालांकि राहुल गांधी ने वायनाड में जिस तरह बयान दिया कि उनके फैसले से रायबरेली और वायनाड दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज खुश होंगे, और साथ में राहुल के कार्यक्रम की जगह पर केरल कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रियंका गांधी को वायनाड से मौका देने के पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए हुए थे। इससे यह संकेत और मैसेज गया कि प्रियंका गांधी को पार्टी लड़वाना चाहती है। लेकिन मेरी जानकारी है कि अब तक इस पर कोई चर्चा आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। और वैसे भी अगर राहुल को ये तय करना है कल तक कि रायबरेली या वायनाड में से वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, पूरी संभावना है कि वो रायबरेली सीट रखेंगे, वायनाड छोड़ेंगे। लेकिन वायनाड में जो बाई इलेक्शन होगा उसके ऐलान होने में और उम्मीदवार के ऐलान होने में भी काफ़ी समय है। तो फिलहाल तब तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। सूत्रों का मानना है कि राहुल के मन में है कि प्रियंका लड़े, लेकिन प्रियंका गांधी फिलहाल उपचुनाव नहीं लड़ना चाहती। बहरहाल देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी को मना लिया जाता है। तो तब तक के लिए सवाल आपका बना रहेगा कि प्रियंका लड़ेंगी या नहीं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड में से जो एक सीट चुननी है और एक सीट छोड़ना है, उसकी डेडलाइन कल तक है। पहले संभावना थी कि 17 तारीख को राहुल इस पर से पर्दा हटा दें, लेकिन अब ये चूंकि आज बकरीद है, माफ करिए विवेक, धूल उड़ रही है, चूंकि आज बकरीद का दिन है, छुट्टी है, तो इस वजह से अब ये बताया जा रहा है कि कल आखिरी दिन राहुल गांधी जो है वो लोकसभा सचिवालय को जानकारी देंगे कि वो कौन सी सीट छोड़ने वाले हैं। पूरी संभावना है कि रायबरेली के वो सांसद बने रहेंगे, वायनाड छोड़ देंगे। ठीक है जैनेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब राहुल गांधी ने क्या कहा था वो बयान हम आपको सुनाते हैं। तो राहुल गांधी का वो बयान हम आपको सुनवाने वाले हैं, जब राहुल ने यह कहा था कि उनके फैसले से रायबरेली और वायनाड दोनों जगहों की जनता जो है वो खुश होगी, क्योंकि राहुल रायबरेली से भी जीते और वायनाड से भी जीते। तो अब ये खबर आ रही है कि जो राहुल गांधी है वो रायबरेली की सीट नहीं छोड़ेंगे, वहीं से सांसद बने रहेंगे और वो वायनाड सीट अपनी छोड़ सकते हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि वायनाड, जहां से पिछले चुनाव में सांसद थे राहुल गांधी, अब वहां पर कौन सांसद का चुनाव लड़ेगा इनकी ओर से? प्रियंका का नाम सामने आया था, लेकिन अभी उन पर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। तो यहां पर सवाल ये है अग्निहोत्री सर कि राहुल पर संशय तो है बरकरार, लेकिन ये लगभग तय हो चुका है कि वो रायबरेली की सीट रखेंगे। तो बहुत ऑब्वियस है कि केंद्र की राजनीति अगर आपको करनी है तो उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, तो उसके संसदीय क्षेत्र भी अहम है। तो मुझे लगता है कि इसी को देखते हुए वो रायबरेली चुनना चाहेंगे। देखिए, या राहुल चुन गांधी रहे जब अमेठी से चुनाव हारे थे, हाँ। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश उनसे छूट गया था, वो वायनाड चले गए। और इस बात को लेकर बड़ी आलोचना भी होती थी कि उत्तर प्रदेश छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया, फिर अमेठी से नहीं लड़े वो, और फिर रायबरेली से लड़े, रायबरेली वो जीते। अगर राहुल गांधी को रायबरेली छोड़ना होता, मान लीजिए, तो रायबरेली से लड़ते क्यों? फिर वो प्रियंका गांधी को लड़ा देते, रायबरेली से कांग्रेस लड़ा देती, चुनाव हो जाता, प्रियंका जीत जाती, और जैसे चल रहा वो वायनाड बने रहते। हो गया था। इसका मतलब चूंकि विरासत जो है सोनिया गांधी ने अपने बेटे को सौंपी है
और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राहुल गांधी के पैर जमे हैं, तो उन जमे हुए पैरों को दोबारा नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये मेरा तर्क कहता है, मेरा विश्लेषण कहता है। फैसला राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को करना है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको रायबरेली ही रिटेन करनी चाहिए, क्योंकि बमुश्किल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उनके पैर जमे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक हौसला बढ़ा है इन चुनाव नतीजों से। तो जब तय ही हो गया था कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली की सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और क्योंकि राजनीति आगे की करनी है, उत्तर प्रदेश में पांव जमे, तो वायनाड लड़ने की क्या जरूरत थी? डर था। राहुल गांधी जब अमेठी से हारे थे तब वायनाड गए थे। अब वायनाड जाने के बाद वो वायनाड में कांग्रेस के दम पे नहीं जीते थे, मुस्लिम लीग के सहयोग से जीते थे। अच्छा। यदि इस बार वो रायबरेली छोड़ते हैं तो उनके पीछे एक पक्का ठप्पा लग जाएगा कि वो भागने वाले हैं। इसलिए रायबरेली से राहुल गांधी जाने से बचेंगे और वायनाड छोड़ेंगे। वायनाड को लेके उनके मन में किसी तरह का संदेह नहीं है, वहाँ कांग्रेस की स्थितियाँ अनुकूल है। लेकिन रायबरेली छोड़ने पर, जिस तरह अमेठी से छोड़ने के बाद वो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा, मुझे लगता है राहुल गांधी उस बात से बचेंगे। 1999 की बात आप याद करिए, सोनिया जी 2 जगह से चुनाव लड़ी, बेल्लारी और अमेठी। उन्होंने बेल्लारी छोड़ा और अमेठी को पकड़ के रखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए ये जरूरी है। दूसरा एक बात मैं विवेक जी बता दूं कि बार बार ये प्रश्न आता है कि प्रियंका जी लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे लगता है प्रियंका जी और राहुल जी दोनों जोखिम उठाने और जिम्मेदारी, इन दोनों चीज़ों से बचते रहे हैं। और जब तक वो बचते रहेंगे, जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा यदि आपको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, और जोखिम भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें लेके आप नहीं चलेंगे तब तक राजनीति में सफल होना कठिन है। आप इस बात से कितने सहमत हैं कि जिम्मेदारी उठाने से वो बचते हैं? अगर बचते तो 2-2 सीटों पे चुनाव थोड़ी लड़ते हैं। और एक और इसके साथ एक और छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि ये कोई पहले नेता थोड़ी है जो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। इतिहास रहा है, अभी भी लड़ते हैं, बड़े बड़े नेता 2 सीटों से लड़ते हैं। सभी नेता लड़ते रहते हैं, जब जरूरत होती है उस हिसाब से लड़ते हैं। वाजपेयी साहब भी लड़े, नरेंद्र मोदी साहब भी लड़े, और तमाम लोग लड़े। सोनिया जी का जिक्र भी किया गया कि वो भी लड़ी बेल्लारी से। देखिए 2 चीज़ें, राहुल गांधी जब चुनाव लड़ने था, या सोनिया गांधी जी ने जब ये सीट छोड़ी राज्यसभा जाने के बाद, तो उन्होंने रायबरेली जाकर भाषण दिया और उसमें कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। तो उसी दिन ये साफ हो गया कि रायबरेली अगर वो जीतते हैं तो रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। जिस मां ने अपना बेटे को रायबरेली को सौंपा, ये भरोसा दिया है लोगों को, तो वो सीट छोड़ना राजनीतिक तौर पर कोई फायदे की बात नहीं लगती। और फिर वो फिरोज गांधी से लेकर राहुल गांधी तक वो सीट गांधी परिवार के सीट मानी जाती है कि भाई उस पर उनका एक वर्चस्व रहना चाहिए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटों वाला है, और वहाँ पर कांग्रेस की ज़मीन बनाए रखना है, तो उसके लिए ये करना जरूरी है। तो मुझे इसमें तो कोई संभावना नहीं, मैं चाहिए पर नहीं जाता कि क्या करना चाहिए, लेकिन संभावना नहीं लगती मुझे कि वो वायनाड की बजाय रायबरेली छोड़ेंगे, ये संभावना नहीं है। और दूसरा, रायबरेली के बाद प्रियंका गांधी क्या वायनाड लड़ेंगी, इसकी संभावना मुझे अभी कम लगती है। लेकिन अभी बहुत वक्त है, जब उपचुनाव होगा कांग्रेस तय करेगी कि क्या हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन वायनाड की बजाय रायबरेली राहुल गांधी रखेंगे, और वो एक महत्वपूर्ण सीट है जिस पर वो काम करें। प्रियंका की पॉलिटिक्स क्या है इसमें, ये भी समझने की जरूरत है ना, क्योंकि एक सीट का जिक्र हो रहा है, ये माना जा रहा है क्योंकि वो दोनों गांधी परिवार से हैं, भाई बहन हैं, तो राहुल यहाँ आ जाएंगे। और उनका वो जो आया था बयान, कह रहे थे कि मेरे फैसले से वायनाड और रायबरेली दोनों खुश होंगे, तो उम्मीद लग गई थी कि रायबरेली अपने पास रखेंगे और वायनाड प्रियंका को देंगे। तो प्रियंका की पॉलिटिक्स क्या है ओवरऑल? देखिए, मेरे पास कहने के लिए 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हर पार्टी में कोई ना कोई नेता ऐसा होता है और रखा जाता है जिसके लिए आवश्यक नहीं होता कि वो चुनाव लड़े, इसके बावजूद भी वो उस पार्टी के लिए बहुत उपयोगी होता है, उसका केंद्रीय महत्व होता है, और वो पूरे देश में जाकर प्रचार करता है, वो रणनीति बनाता है। यानी वो एक तरह से उस पार्टी के मर्म में होता है, पार्टी के हृदय में होता है। प्रियंका गांधी एक ऐसी, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगी, मुझसे पूछ के तो करती नहीं कोई काम, तो मैं ये कह रहा हूं कि तो वो ये एक संभावना भी हो सकती है कि वो अपने आप को निकट भविष्य में इस तरह के नेता के रूप में देखें। अभी तक उनकी जो गतिविधियां रही हैं वो इस मोड ऑफ एक्टिविटी से मिलती जुलती हैं, ये मैं कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन है उसके ऊपर गौर करें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस ने जहां जहां पे चुनाव लड़ा, जिन सीटों पर, वहां पे कांग्रेस के वोटों में 36.7% अंकों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, देखिए ये बढ़ोतरी बहुत ही जबरदस्त है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की नहीं, जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, अगर सीट वाइज सीटों के मुताबिक आप विश्लेषण करें तो कांग्रेस में 36.7% अंकों की कांग्रेस की राजनीति करवट लेते हुए वहां दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इतिहास वगैरह छोड़ दीजिए, कब कहां कौन क्या हुआ, जो राजनीति है वो आज के मौजूदा क्षण में घटित होती है।
तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो उत्तर प्रदेश में जो उन्हें कामयाबी मिली है या कामयाबी के संकेत मिले हैं उसको और पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए वहां संघर्ष करें। विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा अच्छा एक आधार बनाएं समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में। तो राहुल गांधी को भी वहां रहना जरूरी है और प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय रहना जरूरी है। चुनाव नहीं लड़े, सिर्फ रणनीति बनाए। चुनाव न लड़े, सिर्फ रणनीति बनाए। एक चीज और मैं जोड़ दूं इन्फॉर्मेशन वाले, जो विनोद जी शायद उसको करेक्ट कर सकते हैं यदि गलत हो तो, कि जब ये लोकसभा चुनाव हो रहे थे और प्रियंका जी को लेकर बार बार चर्चा हो रही थी क्या वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो राहुल गांधी का मत ये था पार्टी में कि परिवार के तीनों सदस्य लोग संसद में नहीं होने चाहिए, इससे परिवारवादी राजनीति का ज़्यादा चर्चा होगी। यानी राहुल गांधी वायनाड से लड़ती और प्रियंका रायबरेली से लड़ती और सोनिया जी राज्यसभा में होती। तो राहुल जी का मत उस वक्त ये था कि भाई इससे ज़्यादा ये मौका मिलेगा कि एक ही परिवार के तीनों सदस्य वहाँ पर लड़ रहे हैं। और जो अभय जी की बात है उससे मैं बहुत सहमत हूँ कि हर पार्टी में ऐसा होता है। आपने देखा हो एक जमाने तक लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं लड़ते थे, राज्यसभा में रहा करते थे। फिर यहाँ पर अमित शाह भी उसी तरह से लड़ते रहे। फिर उसके बाद JP नड्डा साहब को भी अभी राज्यसभा दी गई क्योंकि वो चुनाव की प्रक्रिया में एक अलग तरीके की भूमिका निभा रहे हैं। अभी विजय जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मां ने सौंपा अपने बेटे को रायबरेली से, इसलिए उनको रायबरेली नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिस राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने नकारा था, तो वायनाड के लोगों ने भी तो अपना बेटा समझा और उनको संसद बना के भेजा। तो क्या उसने अपराध किया था उस समय पे 2019 में? क्या वायनाड की जनता का अपराध था कि उनको सांसद बना के भेजा? मैं एक विदिशा छोड़ा ना वाजपेयी जी ने, बड़ौदा छोड़ा ना नरेंद्र मोदी, 2000 नहीं, बड़ौदा और बनारस में चुनाव लड़ा था। तो वो किसके बड़ौदा बनारस में अंतर ये है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। सवाल उठे थे तो केरल में लेकिन उन्होंने यहाँ से हारने के बाद एक महान विश्लेषण किया, एक साथ लड़े थे, हारने के बाद नहीं गए। 14 में 19 में एक साथ लड़े थे, एक ही चुनाव लड़े थे। अमेठी से हारने के बाद वायनाड गए। नहीं भाई, एक साथ लड़े हैं, एक साथ चुनाव 2019 में 2 लड़े चुनाव लड़े, दोनों सीटों से एक साथ चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2019 का चुनाव एक साथ हार गए, वायनाड रखा। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी, एक बात जो विजय ने कही, बिल्कुल विजय ने सही कहा कि राहुल गांधी की इच्छा ये है कि परिवार के 2 ही सदस्य संसद में होने चाहिए। लेकिन एक समस्या आ रही है कि राहुल गांधी का जो इमोशनल कनेक्ट बना वायनाड से और फैमिली का जो इमोशनल कनेक्ट बना है, वो इमोशनल कनेक्ट तभी बरकरार रहेगा अगर वहां से प्रियंका चुनाव लड़े। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, वायनाड के लोग भी चाहते हैं। और इसलिए राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जो फैसला करूंगा उससे वायनाड के लोगों को खुशी होगी और रायबरेली के लोगों को भी खुशी होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रियंका की संभावना इसीलिए लगती है कि वो इमोशनल कनेक्ट परिवार का चूंकि बना हुआ है। और केरल कांग्रेस जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जमीन पानी है और केरल में जमीन बचाए रखनी है, क्योंकि भाजपा जिस तरह बढ़ रही है वहां पर केरल में, तो कभी भी वो कांग्रेस के लिए वहां दिक्कत हो सकती है। इसलिए गांधी परिवार के एक व्यक्ति का वहां रहना रणनीतिक तौर पर जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है प्रियंका वहां से जाएंगी, लड़ेंगी। तो ये तर्क है। जेडीयू के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उनका बयान सामने आया है कि जिस समाज ने मुझे काम करने के बावजूद वोट नहीं दिया, उनका कोई व्यक्तिगत काम मैं नहीं करूंगा। ये खबर आ रही है, ये जान लीजिए। नाम है सांसद जी का देवेंद्र चंद्र ठाकुर। इनका बयान, जेडीयू के सांसद है बिहार से। उन्होंने ये कहा कि जिस समाज ने मुझे काम करने के बावजूद वोट नहीं दिया, उनका कोई व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। सांसद जी का बयान हम आपको सुनाते हैं। चुनाव के परिणाम की समीक्षा हो रही है। किसने दगा दिया, कौन है वो शख्स, कौन है वो जाति जिसने साथ नहीं दिया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। देवेश जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जाति के लोगों ने हमें वोट नहीं किया इसलिए अब हम उनका काम नहीं करेंगे? मैं खुल के कहता हूं, आखिर जिन लोगों के लिए हमने पिछले 25-30 सालों से काम किया है, व्यक्तिगत काम, सार्वजनिक काम सबका किया है, सबका करेंगे आगे भी। मैं अगर जन सेवा में हूँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ, और मेरी बात अगर कोई प्रशासन के लोग या कोई भी लोग सुनते हैं, मेरी बात इसलिए सुनते हैं कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, किसी ओहदे पर हूँ, कल वही नहीं रहूँगा तो आप आएंगे भी नहीं मेरे पास और ना मैं काम आपका करा सकूं। तो सवाल ये उठता है देवेश जी कि क्या वो सीधी बात है, मैंने सबको कह दिया, आप हर एक आदमी का स्वागत है। मेरी दोस्ती तुमसे वैसे ही बरकरार है, 2 समाज के लोगों से मेरी दोस्ती वैसे ही बरकरार है। लेकिन आना है तो कभी सार्वजनिक काम हो तो मुझे सूचना दे देना, मैं कर दूंगा। आना है मेरे पास व्यक्तिगत काम के लिए, चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा और खुदा हाफिज कर दूंगा, बाय बाय कर दूंगा, राम राम कर दूंगा, प्रणाम कर दूंगा। काम नहीं करूंगा, सरेआम कहा है, दर्जनों बार कहा है, आगे भी कहूंगा।
तो ये बड़ी एक बारीक लाइन इन्होंने खींची है देवेंद्र चंद्र ठाकुर के बयान पर। अब कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। एबीपी न्यूज से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है ये बीजेपी की संगत का असर है, ऐसे बयान लोकतंत्र विरोधी हैं। कांग्रेस का पलटवार, कहा कि ये बीजेपी की संगत का असर है, जेडीयू बीजेपी साथ में, एनडीए बिहार में। अब उनका पवन खेड़ा का जो पलटवार है, जो बयान है, वो सुनाते हैं आपको। देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के सांसद हैं, सीतामढ़ी से बड़े नेता हैं, और उन्होंने एक बहुत ही विवादित अजीब बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब वो काम इससे पहले करते थे, सबके काम करते थे, खासतौर पे यादवों मुस्लिमों के करते थे, लेकिन अब उन्होंने खुला ऐलान किया है कि वो यादवों और मुस्लिमों के काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर यादव और मुस्लिम समाज से कोई है, काम है, आप आइए चाय पीजिए, लेकिन आपका काम नहीं करूंगा। ये सांसद का एक बयान है सर, इस पर क्या? जेडीयू किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जाहिर है कि उनका प्रभाव, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इन पर भी पड़ेगा। पूरे सोशल मीडिया पे जब से रिजल्ट आए हैं, लगातार हम ये मुहिम एक तरह से देख रहे हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, बीजेपी को उनके काम नहीं करने चाहिए, उनके लिए प्रधानमंत्री को कुछ नहीं करना चाहिए। ये मानसिकता कोई लोकतांत्रिक मानसिकता तो है नहीं, संविधान सम्मत मानसिकता तो है नहीं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो जेडीयू के सांसद ने कह दिया कि किसी का व्यक्तिगत काम हम नहीं करेंगे। अब कांग्रेस पलटवार करके कह रही है कि भाई बीजेपी के साथ हैं तो ये उनके लक्षण सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मुझे लगता है कि पहले तो शब्द समझने की जरूरत है। उनका कहना है कि किसी का व्यक्तिगत काम, जैसे कि मैं अपना काम लेके जाता हूं, लेकिन इसके अलावा इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है, वो ये है कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो कोई किसी से संबंधित काम ही लेके जाएगा ना। तो ये किस तरह की परिपाटी सांसद शुरू करना चाहते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि को व्यक्तिगत काम भी करने पड़ते हैं और सार्वजनिक काम भी करने पड़ते हैं। सार्वजनिक काम तो वो करता ही करता है, लेकिन व्यक्तिगत काम का मतलब घर का काम थोड़ी ना कोई करवाएगा। हाँ, नहीं, व्यक्तिगत काम से जुड़ा, मतलब अगर कोई सार्वजनिक रोजगार से जुड़ा काम है, सता रहा है, पुलिस वाला सता रहा है, कोई रोजगार की जरूरत है, कहीं कुछ मामला फंसा हुआ है, तो सारे जनप्रतिनिधि जनता का काम करते हैं और उनके घरों पर जाते हैं, तीज त्योहार में, समारोह में, शादी में, मृत्यु में भाग लेते हैं। वो सब तो अलग बात है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 10 साल से भारतीय लोकतंत्र में ये एक खास तरह की प्रकृति पैदा हुई है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मसलन इसमें एक बहुत बड़ा नारा है डबल इंजन की सरकार का। यानी अगर हमारे प्रदेश में वो सरकार नहीं आएगी जो केंद्र में है, तो केंद्र सरकार उसको उतनी मदद नहीं करेगी जितनी मदद करनी चाहिए। ये अपने आप में संघवाद विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और ऐसी प्रवृत्ति है। जैसे मुसलमानों के बारे में, मुसलमान हमें वोट नहीं देते तो फिर हम उनको टिकट नहीं देंगे। द्वेष की ये सारी प्रवृत्तियां क्या हैं? ये उसी तरह की प्रवृत्ति है कि आपने हमें वोट नहीं दिए, हम आपका काम नहीं करेंगे, हम आपका चलिए स्वागत कर लेंगे। अच्छा, दूसरे ये है कि राजनीति में अघोषित रूप से जिसे कहते हैं एक्सक्लूजन और इंक्लूजन की प्रक्रिया चलती रहती है। हम कुछ लोगों को अपने दायरे से बाहर निकालते हैं, कुछ लोगों को अपने दायरे में शामिल करते हैं। तो इन्होंने मुसलमानों को और यादवों को अपने दायरे से बाहर निकाल दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। ये साफ दिखाई पड़ता है, खुद सामने निकल के आ रहा है। कई चीजें अघोषित रूप से होती हैं, यही वो काम घोषित रूप से कर रहे हैं। जैसे टी राजा हैं, वो अक्सर बयान देते हैं कि नहीं मुसलमान हमको वोट ना दे। हाँ, एक ऐसा बयान मेरे दिमाग में। बहुजन समाज पार्टी किसी जमाने में कहती थी कि जो ऊंची जात के लोग हैं वो हमारी मीटिंग से उठ के चले जाएं, हमें उनके वोटों की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बात की। लेकिन ये तय कैसे होगा? अभी ये मुझे लगता है कि जो कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ईवीएम पे जो चर्चा कर रहे थे कि एक खास इलाके में पता चल जाता है कि यहाँ से मुझे वोट नहीं मिला। दो चीजें है ना, एक तो ये कि उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठाकुर साहब का जो मसला है वो तो एक तो इमीडिएट नाराजगी है उनको कि हो सकता है कि बहुत काम करते रहे और कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो एक इमीडिएट रेस्पॉन्स भी हो सकता है। लेकिन ये गंभीर मुद्दा ये है जिस पर अभय जी पहले चर्चा कर रहे थे और जिस पर हम कर रहे हैं कि ईवीएम और बैलेट पेपर में ये फर्क हुआ कि बैलेट पेपर की जब काउंटिंग होती थी तो सारे वोटों को मिला लेते थे। तो आपको पता नहीं होता था कि किसने वोट दिया, किसने नहीं कहां दिया। से कितने वोट दिए। ईवीएम में तो हर बूथ का भी पता है आपको कि इस 1000 में से किसने वोट दिया। देखिए, तो वो जो ये कह रहे हैं ठाकुर साहब, दरअसल ये प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। ये प्रवृत्ति पहले भी थी, लेकिन अघोषित थी और लोग ये कहने में संकोच करते थे। आमतौर पर वर्गों को चिन्हित कर लिया जाता है कि भाई ये वर्ग हमारे वो ज्यादा वोट देता है, ये वर्ग हमें, जैसे उदाहरण के लिए मुसलमान हो गए, यादव हो गए, ये हो गए, समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, ये माना जाता है। उत्तर प्रदेश को लेके, बिहार में आरजेडी के वोटर हैं, तो बीजेपी आरजेडी वाले मानते हैं, समाजवादी पार्टी का अपर कास्ट जो है वो बीजेपी की वोटर। ये लेकिन अघोषित रूप से ये बातें होती थी और ये कोशिश की जाती थी अपने जो जनाधार वर्ग को ज्यादा लाभ देना। लेकिन फिर भी
खुले तौर पर कोई नेता ये नहीं कहता था, और अगर कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति जो वोट न दे रहा हो व्यक्तिगत काम के लिए जाता था तो करते भी थे उसका। हाँ। ये नई प्रवृत्ति आई है, एक नई खुलेआम प्रवृत्ति आई है जो कहना और वो बताना कि तुम आना मत मेरे पास, ये मुझे लगता है ऐसी ज्यादा प्रवृत्ति खतरनाक और ऐसे बयान मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो परिपाटी है ये तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं होनी चाहिए।